करें तो आप जानते हैं u बराबर क्या होता है, माइनस का GMEM अपान RE, ये होता है। इसके बाद आपने क्या करी, गतिज ऊर्जा देखी थी। गतिज ऊर्जा भाई हाफ mv², भाई हाफ mv², ठीक है, निकालनी थी। कैसे निकाली थी आपने, अभिकेंद्र बल, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर कर दिया था, तो वहाँ से निकल कर आया था। वहाँ से निकल कर क्या आया था, u बराबर प्लस का 1/2 GMEM अपान RE, ये निकल कर आया था। हमने क्या किया था, दोनों को जोड़ लिया था। तो जब हमने दोनों को जोड़ा था तो सॉरी ये k है, तो जब हमने दोनों को जोड़ा था तो E बराबर k प्लस यू, ये तो आएगा भाई। E क्या निकलेगा, E बराबर k प्लस यू निकलेगा। अब अगर k प्लस यू निकलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो भैया ये पूरा है और ये आधा है। पूरे वाले में से आधा घट जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। तो इसलिए क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का बचता था 1/2 GMEM अपान RE, ये आ गई थी। ठीक है, ये आपकी संपूर्ण ऊर्जा आ गई थी, जहाँ तक कल करा दिया था। अब अगर कह रहे हैं संपूर्ण ऊर्जा ये आ गई है, तो भैया बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, शांत हो लीजिए भाई जरा। तो देखिए बंधन ऊर्जा की अगर बात करें तो वही सेम चीज़ है। अगर कोई भी उपग्रह, ध्यान रहे, अगर कोई भी उपग्रह पृथ्वी के समीप चक्कर लगा रहा है तो उसके पास कुल ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास क्या होनी चाहिए, ये ऊर्जा होनी चाहिए। मतलब चिन्ह काहे का लगा है, माइनस का, मतलब इतनी ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही होती। तो अगर हम क्या कर दें, हम उपग्रह को स्थापित करें, तो स्थापित करने में हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इतनी ही तो देनी पड़ेगी। अगर हमें इतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इसका मतलब है मान काहे में हो जाएगा, प्लस में। तो बस यही जो प्लस का मान होगा, इसी को हम क्या कह देंगे, ठीक है, बंधन ऊर्जा कह देंगे। यानी किसी भी उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित करने के लिए हमको जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, जितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो कौन सी है, ये है संपूर्ण ऊर्जा, इसको बोल रहे हैं हम। अब जितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है उस ऊर्जा को हम क्या कह देते हैं, बंधन ऊर्जा कह देते हैं, यानी बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा इस सिद्धांत को, लिखिए। पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हुए, पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हुए किसी पिंड या उपग्रह को, किसी पिंड या उपग्रह को अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाने के लिए, अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पलायन कर जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। पृथ्वी के समीप परिक्रमण करते हुए, पृथ्वी के समीप परिक्रमण करते हुए उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा, पृथ्वी के समीप परिक्रमण करते हुए उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है, कल ही निकाली थी, -1/2 GME अपान RE, ये लिखी हुई है। संपूर्ण ऊर्जा -1/2 GMEM अपान RE होती है। अतः पलायन करने के लिए
अतः पलायन करने के लिए हमें इतनी ही ऊर्जा देनी पड़ती है। हमें पलायन करने के लिए इतनी ही ऊर्जा देनी पड़ती है जिससे संपूर्ण ऊर्जा शून्य हो जाए, जिससे संपूर्ण ऊर्जा शून्य हो जाए। ठीक है, यानी इधर समझ लीजिए ज़रा एक बार, जिससे संपूर्ण ऊर्जा शून्य हो जाए। अब ये कह रहे हैं भाई कि हमने क्या किया, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। अब हुआ क्या, इस पृथ्वी के कहीं, ये आपका मान लीजिए एक, ठीक है, कक्षा है, यहाँ पर आपको सैटेलाइट स्थापित करना है। ठीक है, ये आपकी एक कोई कक्षा है, यहाँ पर आपको कहीं एक सैटेलाइट यानी उपग्रह स्थापित करना है। तो जब हम उपग्रह स्थापित करेंगे तो उसकी अगर हम ऊर्जा की बात करेंगे तो उस उपग्रह के पास दोनों तरह की ऊर्जाएं होंगी, एक गतिज ऊर्जा भी होगी और एक स्थितिज ऊर्जा भी होगी। स्थितिज ऊर्जा इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र काम कर रहा है। समझ रहे हैं, किस लिए होगी वो भी जान लीजिए। स्थितिज ऊर्जा इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पर कौन काम कर रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र काम कर रहा है। गुरुत्वीय क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि एक कण दूसरे के कण के संपर्क में आएगा और सस्टेन करना चाहेगा, यानी रुकना चाहेगा, इसलिए वहाँ पर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन उपग्रह क्या कर रहा है, चक्कर भी तो लगा रहा है, यानी गतिमान तो है ही है। तो अगर उपग्रह गतिमान भी है तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी। इस तरह से जब आप दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास एक संपूर्ण ऊर्जा निकल कर आएगी। यानी इस कक्षा में रहने के लिए और घूमने के लिए एक संपूर्ण ऊर्जा निकल कर आएगी। ठीक है, जिसको हमने मान रखा है कि संपूर्ण ऊर्जा E बराबर -1/2 GMEM/RE, ये हमारे पास एक संपूर्ण एनर्जी आएगी। ठीक है, अब यही इतनी एनर्जी है जो इसको यहाँ पर बांधे रखे है, यही तो है भाई, यही एनर्जी है जो इसको यहाँ पर रोके हुए है। अगर ये एनर्जी शून्य हो जाए तो या तो ऊपर उड़ जाएगा या तो नीचे गिर जाएगा, ये तो होगा, यानी उपग्रह का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमको बस क्या करना है, अब देखिए इसको बांधे रखने के लिए यही है, यानी इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता है यहाँ पर गति कराने के लिए। तो अगर हम क्या कर दें, इसका मतलब तो यही हुआ कि इसको बांधे रखने के लिए क्या है, इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमें। भैया इतनी ऊर्जा इसके पास है तो इसको बनाए रखने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हमें इतनी ही ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी। अब आवश्यकता है यानी हमको देनी पड़ रही है, तो वो काहे में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसीलिए बंधन ऊर्जा का मतलब है उस उपग्रह को, चाहे आप ऐसे कह लो कि उपग्रह को वहाँ पर बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या अगर हम कुछ ऊर्जा दे दें, अगर हम इस उपग्रह को कुछ ऊर्जा दे दें तो वो क्या करेगा, यहाँ से पलायन कर जाएगा। जब हम ऊर्जा देंगे तो उसके पास एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो तेज भागेगा कि नहीं भागेगा। जब तेज भागेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का प्रभाव क्षेत्र छोड़कर बाहर चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाने के लिए, यानी पलायन कर जाने के लिए जितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी, ठीक है, बांधे रखने के लिए कितनी आवश्यक है, माइनस में ये है। अगर हम इतनी ही ऊर्जा दे दें तो ऊर्जा कितनी हो गई, शून्य हो गई, यानी किस्सा खत्म हो गया हमारा। तो आप ये कह सकते हैं कि आप सीधे सीधे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी उपग्रह को अपनी कक्षा से पलायन कराने के लिए, यानी बाहर भेजने के लिए हमको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा कहेंगे। और वो होगी कितनी, इस ऊर्जा को जीरो करने के लिए जितनी आवश्यक हो। तो ये अगर माइनस में है तो जीरो करने के लिए कितनी आवश्यक होगी, प्लस में इतना ही आवश्यक होगा। इसीलिए बंधन एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी, उसका मान क्या हो जाता है, प्लस का 1/2 GMEM/RE हो जाता है। ठीक है, परिभाषा तो लिख ली शायद, अब सूत्र लिख लीजिए। बंधन ऊर्जा बराबर प्लस की 1/2, बंधन ऊर्जा बराबर प्लस 1/2 GMEM/RE। GMEM/RE। अब अगर देखिए इसको चेंज करना चाहिए, वैसे काम कोई नहीं है इसका,
लेकिन अगर आप स्मॉल जी में कन्वर्ट करना चाहें तो आपके पास फार्मूला है, कर सकते हैं आप। नहीं कर पाएंगे? आराम से कर लेंगे। वही फार्मूला mg बराबर GMEM/r² वाला, ठीक है, RE² वाला, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। GME की जगह पर g रख देंगे, GRE², तो यहाँ से अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 GRE² इंटू m/RE, RE से RE कट जाएगा, हाफ GRE, ठीक है। इस तरह का कुछ आपका बच जाएगा, यानी अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। आवश्यकता अनुसार इसको निकाल सकते हैं। ये बार बार नहीं बताया जाता इसलिए क्योंकि ये तो पता ही पता है यार कि mg बराबर अगर बल लगाएंगे तो क्या होगा, mg लगेगा, और वो किसके बराबर होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, यानी Gm1m2/r² के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, कुछ काट पीट लेंगे तो आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन आ जाएगा, जो आप निकाल चुके हैं कई बार, ठीक है। तो वहाँ से बस क्या करेंगे, इनके मानों को रख देंगे आप, तो आपका स्मॉल जी के रूप में फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके आगे लिखिए, अगली हेडिंग लिखिएगा पलायन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा, पलायन ऊर्जा, एस्केप एनर्जी। अब ज़रा देखिए इसको भी, ये भी कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब क्या करते हैं, अगर हम मान लीजिए हम क्या करेंगे भाई, कोई पत्थर ले लें, अगर हम क्या करेंगे, ठीक है, पत्थर को ऊपर फेंकें तो पत्थर क्या करेगा, वापस लौट कर आएगा। क्यों आ रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। थोड़ा और तेज फेंकें, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा देर बाद वापस लौट कर आए। थोड़ा और तेज जोर लगा के फेंक दे तो हो सकता है थोड़ा और समय ले ले वापस आने में। और कभी एक ऐसे ही तेज करते जाएं तो एक वेग ऐसा मिलेगा, अगर हम उस वेग से फेंक दें तो वो फिर कभी भी पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा। यानी अब हो क्या रहा है, यहाँ पर बता चुके हैं शायद ये बात, कि यहाँ पर हो कौन सी घटना रही, हो ये रही है कि जब हमने क्या किया है, ठीक है, पत्थर फेंका, जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो छत है, छत आपकी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, मान लीजिए छत क्या है, आपकी बाउंड्री लाइन है, आप नीचे से पत्थर फेंक रहे हैं। आपने एक बार पत्थर फेंका, यहाँ तक आया, अब यहाँ तक आया तो इस पर कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, नीचे चला जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। थोड़ा और जोर लगाया, यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पर आते ही आते क्या होगा, वेग जीरो होगा। अरे जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेग जीरो हो जाएगा, जी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो नीचे की तरफ भागेगा, वेग फिर नीचे की तरफ आएगा तो स्पीड से कहाँ जाने लगेगा, नीचे आने लगेगा। एक बार और जोर लगाया कस के, यहाँ तक भेज दिया। अब अगर जोर लगाकर यहाँ तक भेज दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हमने यहाँ तक भेज दिया, अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पर पहुँच के उसका वेग जीरो हुआ, नीचे गिर गया, हो गया। अब की और कस के जोर लगा दिया, अब क्या हो गया, छत को पार करके बाहर निकल गया। क्या हो गया, छत को पार करके बाहर निकल गया। अब जब छत को पार करके बाहर निकल गया, अब हमारी जोर ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, ठीक है। अब वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, क्योंकि हमारा जोर ही नहीं लग रहा है। हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है वो कहाँ है, यहीं तक है। हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है इस रूम तक है, इस रूम के बाहर यानी छत के ऊपर निकल गया है। अब हमारा जोर नहीं चलने वाला है। अब वो चाहे कुछ भी करे, जैसे कभी कभार होता नहीं है कि आप कभी कभार किसी के, ठीक है, मजबूरी में फंसे हुए होते हैं। आप मान लीजिए किसी के अंडर काम कर रहे हैं, कभी क्या है, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, अब वो मान लीजिए परेशान कर रहा है आपको कि कभी ये काम करो, कभी वो काम करो। आपने क्या किया, एक काम कर डाला, तुरंत उसने क्या किया, दूसरा काम दे दिया, ये काम करो, तुरंत कर दिया, पता लगा तीसरा काम दे दिया। तो जब तीसरा काम दे दिया, चौथा काम दे दिया, करते रहे, ठीक है, वो काम देता रहा। अब क्या होगा, हमारे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कब तक आप उसके अंडर में काम करते रहेंगे, जब तक आपका स्वाभिमान नहीं जगता है, जब तक आपको ये नहीं लगता है यार ये तो बिना मतलब के मजे ले रहा है, कि काम कराता जा रहा है, पैसा उतना ही मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब तक आप वहाँ हैं तब तक मजबूरन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आप कल को अगर अपोज भी कर दें हम नहीं करेंगे तो नहीं करोगे भैया, नौकरी छोड़ो। यानी कहने का मतलब अगर आप उसके अंडर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कब तक काम करना पड़ेगा, जब तक आप उसके अंडर हैं। आपने उसको छोड़ दिया
अब वो क्या कहने आएगा आपसे कि काम करो, अगर आ भी जाए तो गिरा के मार लेना। अब तो आएगा नहीं कि आएगा। पता चला किसी कंपनी में काम कर रहे थे, खूब परेशान किया था बॉस, अब वो मार परेशान करे, ये काम करो, वो काम करो, ये करो, वो करो। गुस्से में आके आपने, ठीक है, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया। अब घर बैठे थे, अब एक दिन आ गया, चलो ऑफिस ये काम कर दो चल के। वैसे भी इतना फ्रस्ट्रेट थे, अब अगर आ गया तो क्या कर देंगे, मार कूट लेंगे उसको कि अच्छा अब तो हम नौकरी। भाई डर काहे का होता है? डर इसी का तो होता है कि अभी यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, ये होगा नौकरी। देखिए आदमी डरता काहे को? डरता है सिस्टम को। जैसे कहा जाए कि अभी हम मान लीजिए हमारे दिमाग में कोई खुराफात है, कोई गलत काम करने का विचार है, ठीक है, तो हम डरे किससे हैं? हम कानून से ही तो डरे होंगे। यार अभी मान लीजिए घटना हो गई, किसी को मारने का मन हुआ, अभी मार दिया किसी को, मन तो था मारने का, मार दिया। अब मार दिया, उसके बाद फिर क्या होगा? अब उसके बाद तो समस्या ही है, अगर हमारे पास सेंस है तो हम सोचेंगे परिणाम बाद का कि भाई उसके बाद क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सहम जाएंगे थोड़ा कि ये काम नहीं करना है भैया, हमारी भी लाइफ ख़राब हो सकती है। तो हम अगर रुके तो किसकी वजह से रुके? किसी ना किसी धारा वारा या जो कुछ भी है उसकी वजह से रुक गए कि भाई ये धारा लगेगी, ये होगा, ये हो जाएगा, फंस जाएंगे चक्कर में, सर रहने दो काम करने को। तो इसका मतलब क्या? उसी के प्रभाव क्षेत्र से तो रुके हुए हैं। अगर वो हो ही ना कहीं, अब वो है ही नहीं कहीं, तो अब क्या है? जिसको मन होगा। अब ऐसे हम जैसे लोग हैं सीधे साधे बेचारे, अब होगा क्या? अब पता चला हमारा तो मन नहीं हो रहा है कि हम मार कूट दें किसी को। कुछ दूसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दूसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि भाई क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उनको तो बस मिल गया रास्ते में, सूद दिया उसको। तो यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोसीजर क्या है उसका, ठीक है। यानी अगर कहीं पर हम दबे हुए हैं, अगर कहीं रुके हुए हैं, अगर कहीं फंसे हुए हैं, अगर हम कहीं पर अपनी सीमाओं से बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। अगर वो लॉजिक ख़त्म, सीमाएं ख़त्म। नहीं, जैसे आपको कई बार बताया, आप अभी घर में हैं, आपके पास लिमिटेशंस हैं। आप बता 7 बजे के बाद बाहर घर में घूम रहे हैं, बाहर कहीं घूम रहे हैं, देर में पहुँचे तो सवाल जवाब होगा घर पे। 8 बजे तक चलो अलाउ है, 8 बजे के बाद पहुँचे तो डांट वाट भी पड़ जाए, हो सकता है। कहीं किसी दिन 11 बजे घूम के आ रहे हैं तो पता चला सूत भी दिए जाए घर में, भाई कहाँ थे इतनी देर तक। अब क्या है, वहाँ पर दबे हुए हैं, यानी फंसे हुए हैं। थोड़ा बाहर निकल जाएं, कई बार बताया आपको, थोड़ा बाहर निकल जाए मतलब घर वाले यहाँ पर हैं, आप पता चला सीतापुर में पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा तो फ्री है, ठीक है, आपको उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, हाँ ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या थोड़ा सा फ्री है, थोड़ा सा फ्री है। अब मान लीजिए कहीं घूम घाम रहे थे, फ्री है, लेकिन इतना फ्री नहीं है कि 11-12 बजे 1 बजे तक घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी के अंडर में होंगे, भाई कहीं तो रह रहे होंगे। अगर अपना ही घर है फिर तो चाहे जो कुछ घूमो, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक डर रहता है। डर ये रहता है यार पड़ोस में ही है, यही घर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हो सकता है कोई जानने वाला ही मिल जाए, या कोई, ठीक है, पिताजी के जानने वाला मिल जाए, पता लगा कल शिकायत कर दे, कह रहे इनके साथ घूम रहे थे वहाँ, ठीक है। तो एक थोड़ा सा डर है, एक ये डर है, एक ये डर है कि यहाँ छोटे शहर हैं, यहाँ इतना ओपन माहौल भी नहीं है कि आप अगर कहीं हैं भी, मान लीजिए 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, किसी के मकान में रह रहे हैं, तो वो भी ऑब्जेक्शन करेगा। अब पता चला आप दिल्ली विल्ली पहुँच गए, बिल्कुल ओपन समझ लीजिए। अब वहाँ जब आप पहुँच गए, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, किसको लेके आ रहे हो, किसको लेके जा रहे हो, कोई फ़र्क ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आप जानते हैं हमारे गांव से भी यहाँ कोई नहीं आया आज तक, तो कोई जानने वाला क्या मिल जाएगा। तो अब वहाँ पर आप क्या हो गए, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब अगर पूरी तरह से स्वतंत्र हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप किसी सीमा में नहीं बंधे हुए हैं। वहाँ पर आप फादर की सीमा में या मदर की सीमा में या गार्जियंस की सीमा में बंधे थे, थोड़ा आगे पहुँचे, उस सीमा को तो आपने क्रॉस कर दिया, लेकिन अभी आप किसी के मकान में रह रहे हैं, उस मकान मालिक की सीमा से बंधे हैं, या इस चीज़ से बंधे हुए हैं कि अभी कोई देख लेगा तो घर पहुंचा देगा बात। वहाँ आप सभी सीमाओं से आज़ाद हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई जानने वाला है, ना कुछ है, ना कोई बाउंडेशन है, ना कोई रोक टोक, ना कोई टोकने वाला कि भैया कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो। तो इसका मतलब है, पलायन का मतलब यही होता है कि हमने क्या कर दिया, इस तरह का वेग उसको दे दिया है कि अब वो क्या कर गया है, पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया है, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगेगा वहाँ तक चीज़ें वापस लौट कर आएंगी। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया, वहाँ पर पृथ्वी का जोर नहीं चल रहा है, तो फिर वापस लाएगा उसको कौन?
इसीलिए कहते हैं कि अगर हम क्या कर देंगे, मान लीजिए किसी वस्तु को फेंकें हम, और वस्तु को फेंकें इतना तेज फेंक दें कि वो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से ही बाहर निकल जाए, तो हम कह देंगे कि उसका क्या हो गया है, पलायन हो गया है, मतलब वो पलायन कर गया है। और उसको फेंकने के लिए कोई वेग चाहिए होगा। वेग कब मिलेगा, जब हम ऊर्जा देंगे। ऐसे तो नहीं एक कण है अपने आप वेग मिल गया उड़ रहा है, हम फेंकेंगे ना भाई, कोशिश करके फेंकेंगे, तो फेंकने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा ही तो चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि पलायन वेग देने के लिए हमको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कहेंगे, पलायन ऊर्जा कहेंगे। पलायन वेग को प्राप्त कराने के लिए जितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी उसको हम क्या कहेंगे, पलायन ऊर्जा कहेंगे। और वह वेग, जिस वेग से किसी कण को फेंक देने पर वो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला जाए, वापस कभी भी लौटकर पृथ्वी के पर ना आए, उस वेग को हम क्या कह देंगे, पलायन कह देंगे। ठीक है, पलायन वेग कह देंगे। मान आपको बता चुके हैं लगभग, जब आप निकालोगे इनके, हाँ, तो 11.2, यानी पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इतनी स्पीड से किसी को फेंक देते हैं तो वो क्या होगा, पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और वापस कभी भी लौटकर नहीं आ पाएगा। अब एक दो और कारण बस अंतिम है, समझ लीजिए, बस ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। कि एक कारण है कि चंद्रमा पर, ठीक है, वायुमंडल की अनुपस्थित है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थित का कारण क्या है, तो अगर बात करें तो जैसे हमारे यहाँ वायुमंडल एग्जिस्ट करता है, हमारे यहाँ वायुमंडल एग्जिस्ट करने का मतलब है भैया त्रिज्या भी बड़ी है, भाई पृथ्वी की जो है दूरी वो क्या है, बड़ी है। तो जब त्रिज्या बड़ी है तो अब वहाँ से देखा गया तो जो ऊर्जाओं के मान हैं वो क्या होते हैं, या वेगों के मान हैं वो क्या होते हैं, हमको बढ़े हुए प्रतीत होते हैं, यानी बढ़े हुए मिलते हैं। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है, अभी निकलवाएंगे आपको, आज नहीं तो कल, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका पलायन वेग है पृथ्वी के लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सारी गैसें होती हैं भाई, जहाँ पर आप रह रहे हैं यहाँ पर क्या है, सारी गैसों का मिश्रण ही तो है, इन्वायरमेंट है क्या, गैसों का मिश्रण ही तो है। तो जो गैसों का मिश्रण है उनका स्वयं का जो ऊष्मीय वेग होता है, यानी गर्म होती हैं, गर्म होकर कहाँ जाती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊष्मा मिलती है उनको, ऊष्मा के कारण जो उनके पास वेग जनरेट होकर आता है वो लगभग 2.38 के आसपास होता है, या 2.3 कह सकते हो, 2.5 कह सकते हो, 2.5 कह लो यार, ठीक है, लगभग, कि वो कितना होता है, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। ठीक है, अब पलायन करने के लिए वेग कितना चाहिए, 11.2, है कितना वेग, 2.5, क्या पलायन कर पाएगा भाई, पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र को छोड़कर तो नहीं जा पाएगा। यही कारण है कि पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल एग्जिस्ट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा पर क्या है, ठीक है, गैसों के जो ऊष्मीय वेग हैं, जो गैसें वहाँ पर घूम रही हैं उनके ऊष्मीय वेग क्या है, वो तो वही होंगे कि घटे हुए होंगे भाई, ऊष्मीय वेग क्या होंगे, वही होंगे लगभग 2.5। ऊष्मीय वेग चाहे यहाँ लो चाहे वहाँ लो, वो तो ऊष्मा पर डिपेंड कर रहा है, जितना ताप होगा उस हिसाब से उसके वेग होंगे ऊष्मीय। तो ऊष्मीय वेग लगभग क्या होगा, 2.5 के आसपास ही होगा। जब चंद्रमा पर हम पलायन की बात करेंगे वेग की, तो वहाँ पर पलायन वेग लगभग 2.38 के आसपास ही होता है, या 2.3 कह दीजिए आप। तो कितना है, लगभग 2.38, बहुत कम है। अब गैसें जरा सा भी गर्म हुई, उड़ी, वेग कितना पहुँच गया, 2.5। पलायन वेग कितना है, 2.5। अब वो उड़ी तो उड़ती ही चली गई, यानी वापस नहीं लौट कर आई। यही कारण है कि वो बाहर छल्ला वल्ला नहीं बना पा रही हैं, मतलब चंद्रमा पर इन्वायरमेंट, या आप कह सकते हैं वायुमंडल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जबकि जितने बड़े ग्रह होंगे और जितनी दूर ग्रह होंगे, जैसे बृहस्पति, ठीक है, अब अगर बृहस्पति की बात कर लें तो भैया बृहस्पति ग्रह दूर भी बहुत है और बड़ा भी बहुत है, तो वहाँ के जो ऊष्मीय वेग होंगे वो ऊष्मीय वेग तो यही होंगे लगभग 2.5 के बराबर। उनके पलायन वेग क्या होंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे, यानी उनका पलायन वेग क्या होगा, और ज़्यादा हो जाएगा। जब पलायन वेग और ज़्यादा, तो इसका मतलब है गैसें तो बिल्कुल हिलडुल नहीं पाएंगी। इसीलिए क्या होता है, जितने ज़्यादा ग्रह होंगे, जितने बड़े ग्रह होंगे, उनका वातावरण उतना ही, ठीक है, डेंसर होगा। डेंसर का मतलब है सघन होगा। उनका वातावरण क्या होता है, उतना ही ज़्यादा घना घना होता है। तभी कहा जाता है कि बृहस्पति है जो, उसका जो वातावरण है वायु, ठीक है, वायुमंडल जो है वो बहुत सघन है, बहुत घना है। हमारे यहाँ तो वायुमंडल, ठीक है, बहुत घना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करेंगे, अगर पलायन वेग का मान ज़्यादा होता चला जाएगा तो भैया गैसें बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी बाहर जाने के लिए।
तो अगर गैसें बिल्कुल भी स्केप नहीं कर पा रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना जो कुछ होगा सारा का सारा पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र में ही रहेगा। तो जब सारा का सारा पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा तो आप कह देंगे कि वो जो वायुमंडल जनरेट करेंगे बाहर, वो क्या करेंगे, सघन करेंगे। ठीक है, सघन का मतलब होता है घना घना, यानी डेंसर। इसलिए उन जगहों पर क्या है, वायुमंडल जो आपके हैं वो डेंसर हैं, यानी सघन है। ठीक है, जीवन विवन क्या है, ये तो सब बात की बात है कि जीवन क्यों नहीं है, क्या उसके भी 50 तरह के कारण हैं। यही सारे कारण हैं लगभग। जब चंद्रमा पर देखोगे अगर वायुमंडल ही नहीं है, तो जब वायुमंडल ही नहीं तब तो सर्वाइव कर पाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हम सर्वाइव कहाँ से करते हैं, मुख्यतः तो इन गैसें आने वाली जो कुछ है सब रोकता कौन है, वायुमंडल ही तो रोकता है इस तरह की। वरना तो अगर खुले हों तो सूरज इतना तेज़ एनर्जी फेंकता है, अगर खुला खुला आया तो पक जाएंगे बिल्कुल, जैसे आलू नहीं, ठीक है, बिल्कुल उबल जाता है, उबलने के बाद आलू बैगन कुछ इस तरह की चीज़ लीजिए तो बिल्कुल ऊपर से कवर निकल जाता है। वैसे ही इंसानों का हाल होगा अगर बीच में कवरिंग ना हो, ठीक है, रोकने वाली चीज़ें ना हो, तो इतनी गर्मी आती है कि पिघल जाएंगे। पिघल के पता चला रोज़, ठीक है, छिल रहे हैं, एकदम लाल लाल निकलते हैं रोज़, ठीक है, खाल निकल जाती है सूख के, फिर देख रहे हैं सुबह सुबह फिर लाल लाल निकल रहे हैं। ठीक है, फिर वो सारा का सारा जैसे लग रहा है भुने हुए, जैसे बैंगन वैंगन भून दो ना, आलू तो क्या होता है, छिलका निकल जाता है, वो बचता है, वही हाल बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए वायुमंडल इसलिए होना आवश्यक होता है कि वो बहुत सी चीज़ों को रोकता है। सबसे मेन चीज़ तो परावैंगनी किरणों को रोकता है। जो ओजोन की परत है आपके चारों तरफ, वो क्या करती है, शायद जानते होंगे, मुख्यतः परावैंगनी किरणों को रोकती है। परावैंगनी किरणें बड़ी हानिकारक होती हैं। ठीक है, जो परावैंगनी रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है कि उनसे सबसे ज़्यादा त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए हम क्या करते हैं, वो चीज़ें अवॉइड करते हैं, इसलिए इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए आपका जो इसमें है, अब खाली लिखाना बचा है, चैप्टर ख़त्म हो गया, बस इतना ही है। अब खाली 2-3 हेडिंगें लिखानी बची हैं। एक तो यही जो आपको बंधन ऊर्जा लिखा रहे थे ये बची है, पलायन ऊर्जा और पलायन वेग का बचा है। ठीक है, बस बाकी आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपका प्रत्यास्थता या पृष्ठ तनाव को शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसको अब अगले दिन लिखा देंगे। अब ज़रा केमिस्ट्री निकाल लीजिए। आपको पहले ही बता दें, कल आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, पता चला, क्योंकि थोड़ा संशय है, फिर हमें आज एक दोस्त की शादी है, वहाँ जाना है। अब पता चला वापस ना लौट पाए हम, ठीक है, तो फिर आपकी कल छुट्टी हो जाएगी और आप फिर आएंगे, फिर फ़ोन करेंगे, अरे सर पहले बता देना चाहिए था। ठीक है, या अगर आप पढ़ना ही चाहें अगर, तो आप अगर चाहें तो आप कॉल वॉल कर लीजिएगा शाम को या सुबह, अगर हम आ जाएंगे तो पढ़ा देंगे, अगर नहीं आएंगे तो या तो छुट्टी कर लीजिए। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, चाहे छुट्टी कर लीजिए परमानेंट, उसमें कोई रिस्क नहीं है, आने वाले में रिस्क पता चला आप ना ध्यान दिए, आए पड़े हैं यहाँ, अब समस्या है, हम पता चला आ नहीं पाए। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री निकाल लीजिए। अब केमिस्ट्री में जो आपको बता रहे थे